नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इसमें मौजूद हैं फरीदाबाद के होटल डायमंड इन में, जहां पे एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मामला ये था कि सेक्टर 48 फरीदाबाद में ग्रीन बेल्ट की एक ज़मीन कही जा रही है, जिस ज़मीन को लेकर के पूरा विवाद था। और जिन लोगों ने इस ज़मीन को खरीदा, जो परचेज़र हैं इस ज़मीन के, बोनाफाइड परचेज़र है, उन्होंने आज प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को ये बताया कि ये उस ज़मीन के खरीदार हैं, ना कि इन्होंने फ्रॉड किया है उस ज़मीन के साथ। विपक्षी पार्टी जो है सामने वाली, जो द्वेष के भावना से इनके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगाती रहती है और इनके खिलाफ प्रेस में तरह तरह के नोट जारी करती रहती है कि ये लोगों ने फर्जी तरीके से उस ज़मीन को खरीदा और उस ज़मीन को खरीद करके रजिस्ट्री करा ली, फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री कराई। जबकि इनका कहना है कि जो रजिस्ट्री हुआ उनको जानकारी थी कि वही मालिक है, मगर वो मालिक का छोटा भाई था जिसने आकर के ये रजिस्ट्री किया। और आज भी वो ये कहने को तैयार है कि उसने रजिस्ट्री सही की है। मगर दूसरी पक्ष जो है ये कह रही है कि वो ज़मीन जो है ग्रीन बेल्ट की सरकारी ज़मीन है, जिसका खुलासा अभी तक ना ही वहाँ के अधिकारियों द्वारा हुआ है, ना ही कोर्ट द्वारा हुआ है, ना ही हुड्डा द्वारा हुआ है। तो आखिर ये सरकारी ज़मीन कैसे हो गई और क्या है पूरा विवाद, आइए इनसे जानते हैं जो परचेजर हैं इसके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश सांगवान है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से आपने परचेज किया, कब परचेज किया और किन से परचेज किया? हमने ये ज़मीन 7/4/2008 में रशीद पुत्र खुदाबख्श बड़खल निवासी रफ़ीक पुत्र खुदाबख्श उनसे परचेज की। इस ज़मीन के अंदर ये ज़मीन की उन्होंने हमें फ़र्द ला के दी और फ़र्द को हमने वेरीफाई कराया तहसील कार्यालय से। उसके बाद वेरीफाई के बाद पता चला कि ज़मीन उन्हीं लोगों के नाम बोल रही है और उन लोगों ने हमें मेरे नाम और श्री सुरेंद्र दुग्गल जी के नाम, हमने 250 गज इकट्ठी 500 गज की एक सेल डीड करा ली। उनको 10 लाख रुपए का अमाउंट हमने उस समय के रेट के हिसाब से उनको अमाउंट पेड किया और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह तहसील का जो खर्चा था वो हमने सारा पेड किया। परंतु उसके काफ़ी समय के बाद, पहले वो पोजीशन में थे ज़मीन में, फिर हम पोजीशन में आ गए। लेकिन उसके आपने ये ज़मीन कब परचेज किया, किस तारीख को, कौन से सन में ये ज़मीन? 7/4/2008 को परचेज किया हमने ये ज़मीन। लेकिन हमारे काफ़ी समय के बाद जब जैसे वहाँ चर्चाएं चलने लगी कि रशीद ने अपने रफ़ीक के जो उसका भाई था उसकी जगह किसी अन्य को खड़ा कर दिया, खुद असली खड़ा हो गया। तो इस तरह की जब चर्चाएं हमारे आगे आने लगी तो हमने एक 28/4/2012 को स्थानीय थाना SGM नगर में एक दरखास्त दी, जो मैं इसमें है, मैंने आपको उपलब्ध भी करा दूंगा मैं। तो ये दरखास्त दी, लेकिन हमारी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। और 11/4/2018 को एक महिपाल भाटी जी, जिनका कोई इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, कोई कंसल्ट नहीं है, ना उसके को शेयर वो ना कुछ, उन्होंने एक दरखास्त दी। वह पुलिस से साठगांठ करके हमारे विरुद्ध एक दरखास्त, एक FIR दर्ज करा दी 11/8/2012 को। उस FIR। महिपाल जी कौन है, क्या करते हैं और इस जमीन से उनका क्या संबंध है? महिपाल जी का देखिए ऐसा है जी, महिपाल जी वहाँ रहते तो वहीं हैं, SGM नगर में रहते हैं। और बाकी इनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो शिकायत करता है और अभी न्यायालय में हमारा मामला पेंडिंग है। वो जो भी क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या और इस जमीन से कैसे रिलेटेड है? वो मुझे नहीं पता उनका क्या व्यवसाय है, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ, उनके मकान का भी नहीं पता मुझे रहते कहाँ हैं वो। मुझे व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं पता। व्यवसाय के बारे में तो वही बता सकते हैं वो क्या करते हैं। कैसे लेना देना है? इस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं। पूर्व में उस जमीन को खरीदना चाहते थे, उनको जमीन मिल नहीं पाई और तो द्वेष भावना से ही उन्होंने इस चीज़ को द्वेष भावना रखते हुए हमारे विरुद्ध एक FIR लॉन्च करा दी। और उसके बाद लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और अब उसके बाद उसको ग्रीन बेल्ट बताया जा रहा है। जब माननीय न्यायालय ने उसमें फैसला दे दिया, उसकी अपील के लिए हम सेशन में अपील के लिए चले गए, जमानत हमारी होगी। और इन्होंने 2017 में माननीय हाई कोर्ट में गए, सिविल रिवीजन इन्होंने डाली। तो 12 सितंबर 2017 को कोर्ट ने वो भी डिस्पोज ऑफ कर दी इनकी सिविल सूट में, ये कि मुझे पार्टी बनाया जाए। इस तरह की लिटिगेशन पूरी SGM नगर में बहुत सारी पेंडिंग है। आप मुझे ये बताइए कि क्या वो जमीन जो ग्रीन बेल्ट की बताई जा रही है, सरकार ने क्या इसको ग्रीन बेल्ट घोषित किया है या नहीं? हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने ये माननीय SHO को ये लेटर लिख रखा है, ये SHO को लेटर लिखा है कि इस जमीन से उनका कोई कंसल्ट नहीं है किसी प्रकार का। ये पत्र है। तो फिर ये ग्रीन बेल्ट की जमीन कैसे होगी? ये ग्रीन बेल्ट की जमीन, एक चीज को आप बार बार बोलना स्टार्ट कर दो, 5-10 लोग वहाँ एक सिनेरियो ऐसा बनाते हैं कि जी ये ग्रीन बेल्ट है, ये ग्रीन बेल्ट है, जबकि हाउसिंग बोर्ड इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये SGM नगर का एक पार्ट है। ये इंक्रोचमेंट और लिटिगेशन में पेंडिंग है ये मामले, ऐसे 5-7 हजार घरों के पेंडिंग है ये मामले। और वो बार बार ये कहते हैं जी मैं जनहित में काम कर रहा हूँ। भाई इसमें कहाँ से जनहित है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप किसी की व्यक्तिगत जमीन के ऊपर किसी के व्यक्तिगत टॉर्चर कर रहे हैं, जनहित कहाँ से होगा? तो महिपाल भाटी जी कहते हैं कि मैं जनहित में कार्य कर रहा हूँ।
अब बाकी आप मीडिया के लोग आप ज्यादा जानते हैं इसमें, कहाँ जानी। अभी आप सिंगल छोटी सी बात ये बता दीजिए कि इस मामले में अभी तक आपका क्या कहना है, क्या ये ग्रीन बेल्ट की जमीन है नहीं है? अगर पटवारी ने रजिस्टर्ड किया, रजिस्ट्री की, तो क्या पटवारी भी उतना ही दोषी है और तहसीलदार भी उतना ही दोषी है इस पूरे मामले में? इस मामले में मेन दोषी सरकार है। हम कोई व्यक्ति, मान लो आप जमीन खरीदने जाते हो, आप उसकी फर्जी तो देखोगे, आप क्या देखिएगा उसके अंदर क्या सरकार ने कार्य किया, ये तो सरकारी तंत्र बताएगा, सरकारी अफसर बताएंगे। उनको भी कहीं इसका जिम्मेदार मानते हैं कि अगर उनकी पूर्ण रूप से वही लोग जिम्मेवार हैं इसके। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, पूर्ण रूप से वो सरकारी तंत्र उसको वेरीफाई कर रहा है, तहसीलदार साहब उसको वेरीफाई कर रहे हैं। उनकी भी ड्यूटी बनती है कि भाई कि ये जमीन अगर हुड्डा का कोई पार्ट है, या जमीन, बाकी ये जमीन ग्रीन बेल्ट नहीं है, ये हाउसिंग बोर्ड ने क्लियर किया है। और रही पीआईएल की जो बात आपने पूछी दाखिल करने की, तो हम उसमें कोर्ट को, माननीय न्यायालय को और वहां के जो लोग हैं, जनता है, उनको ये सिद्ध करना चाहते हैं वाकई में इंक्रोचमेंट करता कौन है। जिनका ऑन पेपर इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। ये देखिए, ये 10 फ्लैट हैं, हुड्डा ने क्लियर एक लेटर, इसके अंदर मैं आपको एक पत्र दिखाता हूं, जो ये, हाँ ये रहा, ये हाउसिंग बोर्ड मैनेजर ने स्टेट अफसर हरियाणा हुड्डा को एक लेटर लिखा है, जिसके अंदर ये दर्शाया है उन्होंने 2012 में कि मेजर इंक्रोचमेंट इन फ्लैटों के अंदर, बहुत ज्यादा अवैध निर्माण हुआ है इन फ्लैट्स के अंदर, हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट के अंदर। तो निश्चित तौर पे जो लोग इन्वॉल्व होंगे, जो लोग इस तरह के इंक्रोचमेंट करा रहे हैं, जब हम माननीय न्यायालय में जाएंगे वो चीजें सामने आ जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। आइए हम इनके दूसरे पार्टनर से बात करते हैं, दुग्गल जी से, कि इनका क्या कहना है पूरे मामलों के लिए। जी दुग्गल जी बताइए, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले? वो सतीश जी ने आपको सारा बता ही दिया है। ज़मीन हमने खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री करवाई है और हमारा कब्जा है, हमारी दुकानें बनी हुई है। हमने 2008 में जो ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई थी, 2012 में ये केस हुआ है। उसके पहले हम ये दुकानें बना चुके था और उसकी वजह से ये दुकानें बंद पड़ी हैं। वो दुकानें जो है खंडर हो गया। हमारा 2008 से जो रजिस्ट्री करवाई है उसके ऊपर भी पैसा हुआ, 10 लाख रुपया हमने उनको भी दिया। दुकाना बनाने पे, मकान बनाने पे भी खर्चा हुआ। वो इस कोर्ट के अपने केस की वजह से। सवाल ये है कि आखिर कोर्ट ने आपको सजा क्यों सुनाई? क्या रहा? सजा इसलिए सुनाई कि हमें पूरा इसका नहीं था, कि जानकारी नहीं थी कि हमारे साथ क्या होगा। हम हाई कोर्ट से बोनाफाइड परचेजर थे। हम समझ रहे कि हम तो बोनाफाइड परचेजर हैं, हम खरीदार हैं, हमारे पास रीजनल रजिस्ट्री है और हमारे नाम मटेशन है, सब कुछ है। इसलिए हमें क्या कोई नहीं होगा, इस वजह से हम ये भुलेखे में रहे और ये हमें सजा हो। आइए इस मामले पर वकील साहब से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के। अभी हमारे साथ फरीदाबाद के एडवोकेट तरुण अरोड़ा जी मौजूद है, जो कि काफ़ी अच्छे वकील माने जाते हैं वहाँ के। इनके पास अब ये मामला आया है काफ़ी लंबे समय बाद। अब इस मामले में ये आगे ये पूरा मामला अपने स्तर से देखेंगे और पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं कि क्या कुछ कहना है इस मामले पे। आइए वकील साहब जानते हैं मतलब क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कहना है। देखिए, मामला ये है कि एक व्यक्ति जो ज़मीन खरीदना चाहता है, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, हमारे देश में जो भी व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, ज़मीन की जांच के लिए दस्तावेजों की मांग करते हैं कि पुरानी चेन चाहिए। दस्तावेज ले जाने के बाद पटवारी साहब से, तहसीलदार साहब से उनकी जाँच कराते हैं। अगर वो कहते हैं कि इन पर रजिस्ट्री हो जाएगी तो ये समझा जाता है कि दस्तावेज सही व दुरुस्त हैं और इन पर रजिस्ट्री हो जाएगी, जिसको लेकर के इन्होंने भी उन दस्तावेजों की जांच करवाई। पटवारी साहब ने अटेस्ट किया और ये बोला कि ज़मीन के दस्तावेज सही हैं, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। इन्होंने बेचने वाले को उनकी पूरी रकम अदा करी और अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाने के लिए कोर्ट की स्टैंप ड्यूटी पे करी। स्टैंप ड्यूटी देने के बाद तहसीलदार साहब से अपने फेवर में रजिस्ट्री करा ली। सेल डीड जो वसीका इनके पक्ष में जब पंजीकृत होकर के मिल गई तो इन्होंने पटवारी साहब को दरखास्त दे करके दाखिला खारिज, यानी कि मोटेशन अपने। वकील साहब, इसमें मामला ये है कि जिस तरीके से ये पूरा ज़मीन खरीद बिक्री का मामला हुआ, इसमें मोटेशन भी हो गया, पटवारी साहब ने इसको रजिस्ट्री भी कर दी, उसके बाद क्या मामला आया, किस तरीके से ये फर्जी घोषित कर रहे हैं इनको? किसी शिकायतकर्ता ने जनहित में एक शिकायत दी कि ये जो ज़मीन है सरकारी ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है और इसको कब्जा करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कराई गई है, जिसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो आरोपी पक्ष था, जो हमारे क्लाइंट हैं आप, इन्होंने अपने पक्ष को रखने के लिए कोई अधिवक्ता साहब हायर किए, लेकिन ये सही से वहाँ पैरवी ना कर पाए, जिस चक्कर में इनको 2-2 साल की वहाँ से पनिशमेंट हुई है। जबकि चाहिए ये था कि उस केस में ये स्पष्ट कर पाते कि हम लोगों ने जिन दस्तावेजों के आधार पर सामने वाले को मालिक समझा वो दस्तावेज ये हैं, और उन दस्तावेजों के आधार पर तहसीलदार ने हमें रजिस्ट्री करी, हमारे नाम पे मोटेशन आई, तो हम उस जमीन के मालिक और काबिज दोनों हो गए ना। तो अब अगर हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है तो उसका जिम्मेदार या तो वो बेचने वाला है या वो तहसीलदार और पटवारी हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन की हमारे फेवर में रजिस्ट्री करा दी। लेकिन वहीं एक और बात सामने आती है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्लियर करती है कि इस ज़मीन का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से कोई लेना देना ना है।
अब बात करते हैं हुड्डा। अगर हुड्डा ने इस ज़मीन को एक्वायर किया था तो एक अवार्ड अपने फेवर में ऑनरेबल कोर्ट से कराया होगा या अवार्ड उनके फेवर में होगा। उस अवार्ड को अभी तक हुड्डा मोटेशन में अपना नाम एंटर नहीं करवा पाया, तहसीलदार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये चीज़ नहीं थी, इसलिए वो रजिस्ट्री हो गई। तो ये जो फॉल्ट है वो या हुड्डा का है या तहसीलदार का है या सेलर का है, इसमें परचेजर की गलती कहाँ हुई? 16 साल इस मामले को बीत गए हैं, 16 साल में अभी तक इसका निवारण नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है कब तक इस देखिए, मामले का निवारण समाधान की बात तो रही है कि लोअर कोर्ट ऑलरेडी ने पनिश्ड कर चुका है 2 साल के लिए, लेकिन अपनी बात सही से ना रख पाने का इन्होंने भी 1 महीने की इंटरिम बेल ली है और अब अपील की हम तैयारी कर रहे हैं। सेशन कोर्ट में हम अपील फाइल करेंगे और ये सारे चीज़ें ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। इसके साथ ही एक मामला और फाइल करेंगे कोर्ट में जनहित में कि इस प्रकार के और कितने मामले ऐसे हुए हैं जिसमें इस तरीके से बाद में खरीदार को भुगतना पड़ता है। खरीदार जिसकी जेब से पैसे भी गए, स्टैंप ड्यूटी भी गई, प्रॉपर्टी परचेज करके रजिस्ट्री भी अपने फेवर में कराई, उसकी मोटेशन भी जमवाई, पोजीशन भी लिया, दुकानें भी बनाई और इतना सब कुछ करने के बाद ट्रायल भी खुद झेलना पड़ा। यानी कि आपकी जेब से पैसे भी जाते हैं, आपको ज़मीन भी नहीं मिलती, आपकी जेब से पैसे लग करके ज़मीन पे आप डेवलपमेंट भी कर लेते हैं और बाद में पता लगता है कि ज़मीन तो सरकारी थी। तो ये जो खामियाजा है, या तो ये वो विभाग भुगते जिसने अभी तक दस्तावेजों में अपना नाम नहीं चढ़वाया, या वो तहसीलदार और पटवारी भुगते जिनकी ड्यूटी सरकार ने ये लगाई है जांच करने के लिए। अदरवाइज तहसीलदार और पटवारी की क्या जॉब है? उन्होंने यही दस्तावेज तो जांच करने हैं कि सही में बेचने लायक है अथवा यही नहीं है। अगर वो अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर पा रहे या खरीदार सेलर के साथ मिलकर के इस तरीके की रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों को ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रख करके जो सच्चाई है वो सामने लाने का प्रयास किया जाएगा और इसमें जो दोषी होगा ऑनरेबल कोर्ट उन्हें पनिश्ड करेगा। जो खामियां लोअर कोर्ट में बताने से ये लोग रह गई हैं वो हम सेशन कोर्ट में रखेंगे।